नमस्कार, स्वागत है आपका 9 PM में। मैं हूं सनी गंगा सागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश, प्रदेश और दुनिया की दिन भर की वो खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले महाराष्ट्र की खबर से। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। मुंबई के लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ एनसीपी विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी ने डिप्टी सीएम बनने पर सुनेत्रा पवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अजीत पवार के सपनों को सुनेत्रा पवार साकार करेगी। तो देखिए, सुनेत्रा पवार मौजूदा समय में राज्यसभा से सांसद है। ऐसे में अब डिप्टी सीएम का पद संभालने के बाद विधानसभा की कोई सीट खाली करवाई जाएगी और उसके बाद वो वहां चुनाव लड़ेगी और उसके बाद इस पद पर काबिज हो पाएगी। हालांकि उनकी जगह पर यह कहा जा रहा है कि राज्यसभा के लिए उनके जो बेटे हैं पार्थ, उनको नॉमिनेट किया जाएगा, उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन अटकलें इस बात को लेकर भी लग रही है कि एनसीपी, शरद पवार गुट और अजित गुट दोनों एक हो सकते हैं और इसके बाद आगे के लिए रास्ता तय हो सकता है। हालांकि इसको लेकर खुलकर कोई बात नहीं हो रही, लेकिन अंदर खाने बातचीत होने की जानकारी जरूर सामने आ रही है। पार्थ और शरद पवार के बीच लगभग 2 घंटे तक इस पर बातचीत हुई है। ये जानकारी अंदरूनी सूत्रों से मिल रही है कि दोनों ही बातचीत करते हुए जो मंशा थी अजित पवार की कि आने वाले समय में हम एक हो जाए, उसको लेकर बातचीत हुई है और संभवतः ये प्रबल संभावनाएं भी है कि भविष्य में इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया जा सके। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में मियां मुसलमानों के खिलाफ एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने असम के लोगों से आह्वान किया कि वो मियां को परेशान करें। उन्होंने कहा कि अगर एक रिक्शे वाला मियां है और वो 5 रुपए किराया मांगता है तो उसे आप 5 मत दीजिए, उसको 4 रुपए ही दीजिए। इस बयान के बाद अब राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों ने हेमंता के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। वहीं से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भड़क गया है और उसने असम के मुख्यमंत्री पर समाज को बांटने की कोशिश करने का आरोप भी लगा दिया है। बोर्ड ने भारत के सुप्रीम कोर्ट से इस गंभीर मामले का तुरंत संज्ञान लेने के लिए उनसे आग्रह किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारत के राष्ट्रपति से भी इस कथित खतरनाक और असंवैधानिक टिप्पणी के लिए असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ उचित संवैधानिक कार्रवाई करने की अपील भी की है। देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण ये बयान है कि संविधान की शपथ लेकर एक मुख्यमंत्री बनता है और संविधान ये कहता है कि सभी को समानता का अधिकार दिया जाए, समानता के साथ जीने का, कमाने का, रहने का। तो मौलिक अधिकारों के साथ साथ जिस तरह से एक मुखिया के तौर पर सबको जोड़े रखने की जिम्मेदारी होती है ताकि सामाजिक समरसता बनी रहे, सौहार्द बना रहे, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये जो बयान है ये विवाद का कारण बन गया है। खुद प्रदेश का मुखिया, सूबे का मुखिया अगर ये बात कहता है तो अपने आप में ये सोचने पर मजबूर करने वाला उनका बयान। ऐसे में आगे इस पर क्या एक्शन होता है, क्या कार्रवाई संगठन की तरफ से होती है, क्या कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करता है या इस पर कोई दलील दी जाती है, देखना होगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। ये खबर भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान भारत बनने जा रहा है। साल के अंत में नवंबर-दिसंबर के महीने में ये सम्मेलन भारत में आयोजित होना है और इसके मद्देनजर ये सम्मेलन और ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि नेशनल डिजिटल करेंसी को जोड़ने वाली पेमेंट सिस्टम पर इस बार सबकी नजर रहने वाली है। भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम बनाने की नींव रखी जा सकती है। देखिए, इसका मतलब क्या है, जरा आपको और डिकोड करके समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इसका मतलब ये है कि जो ब्रिक्स देश है, भारत, रशिया और अन्य जो देश है, ये सभी मिलकर एक अपनी जो करेंसी है उसको कैसे और ग्लोबली बेहतर कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, आपस में किस तरह से समन्वय बिठा सकते हैं, उसको लेकर ये नींव रखने की बात कही जा रही है ताकि
अमेरिका के डॉलर का मुकाबला किया जा सके, जिसमें कि ब्रिक्स देशों की डिजिटल करेंसी के बीच सीधे ट्रेड सेटलमेंट का रास्ता खुल सके। यानी आपस में जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उसको कैसे खोला जाए, उस रास्ते को कैसे मजबूत किया जाए ताकि उनकी करेंसी, उनका व्यापार और ज्यादा बढ़े और अमेरिका के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। इससे ब्रिक्स देशों को डॉलर आधारित स्विफ्ट सिस्टम पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। भारत के नेतृत्व में ब्रिक्स के 11 सदस्यीय देश अमेरिकी आधिपत्य को चुनौती देने के लिए शुरुआत कर सकते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि दुनिया को अपने इशारे पर नचाना चाहते हैं, उन्हें भी इससे तगड़ा झटका लगेगा। बता दें कि ट्रंप ने बार बार ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, लेकिन भारत ने अब कूटनीति का रास्ता अपना लिया है, चुन लिया है। तो एक तरफ जहां ईयू की डील हमने हाल ही में की है और ब्रिक्स देशों के साथ अगर इस पर आगे बात बन जाती है, बढ़ जाती है, तो जाहिर सी बात है एक नया रास्ता फिर से व्यापार के लिए खुल जाएगा और इससे कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है। अमेरिका के लिए ये जो देश है, ये मुश्किलें पैदा कर सकता है। कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय ने बेंगलुरु में आईटी छापेमारी के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। देखिए, जिसने खुद को गोली मारी है, रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा नाम है ये। कर्नाटक, बेंगलुरु और आबू धाबी तक इनका नाम चलता है। लेकिन जानकारी ये आ रही है कि इन्होंने अपने आप को इसलिए खत्म कर लिया क्योंकि आईटी ने इनके यहां पर दबिश दी थी और पुलिस के मुताबिक पिछले 3 दिनों से केरल आयकर विभाग की टीम उनके दफ्तर में तलाशी कर रही थी, पूछताछ उनसे कर रही थी, लेकिन घटना के समय वहां पर कोई आयकर अधिकारी मौजूद नहीं था। आत्महत्या की सूचना मिलते ही आयकर अधिकारी कार्रवाई के बीच में ही कार्रवाई को छोड़कर वहां से निकल गए, लौट गए। परिवार ने अब आयकर विभाग पर दबाव डालने का और मौत का कारण उनको बताया है। वहीं पुलिस जांच कर रही है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, जिससे कि सच्चाई सामने आ सकती है। हालांकि सीजे रॉय के बारे में जानकारी ये भी आ रही है कि 9,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक थे। तो देखिए, 9,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं और उनके पास प्राइवेट जेट से लेकर 200 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं। 200 गाड़ियां, जो लग्जरी गाड़ियां फॉरेन कंट्रीज की गाड़ियां हैं, जिसको कि आप पर हम अक्सर फिल्मों में या बड़े व्यापारियों, व्यवसायियों के पास देख पाते, वो भी कम देख पाते। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि इनको गाड़ियों का बहुत शौक था और इसीलिए इन्होंने ये 200 लग्जरी गाड़ियां खरीदी है, जिनमें कि 12 रोल्स रॉयल भी है। देखिए, रोल्स रॉयल जो है वो दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में शुमार है और ये गाड़ियां हर किसी को कंपनी बेचती भी नहीं है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत लिमिटेड लोगों के पास ही ये गाड़ियां होती है। ऐसे में 12 रोल्स रॉयल इनके पास थी। मूल रूप से केरल के रहने वाले रॉय का रियल एस्टेट कारोबार कर्नाटक और दुबई तक फैला है। इनके बारे में कहा जाता है कि बचपन में एक समय उनका ये भी था जब वो संघर्ष कर रहे थे, पारिवारिक स्थिति उतनी आर्थिक तौर पर सुदृढ़ नहीं थी। इन्होंने किसी कार के शोरूम में जाकर कार को देखने की इच्छा जाहिर की थी और वहां पर एक सेल्समैन ने उनको वहां से इस बात को कहकर भगा दिया था कि तुम क्या कार ले पाओगे, तुम क्या कार खरीदोगे या देखोगे। इस तरह की बातें कही थी, जो बातें उनको बहुत दिल में लग गई और जिसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में इस तरह से कदम बढ़ाए कि आगे बढ़ते चले गए, पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज कारों का ना सिर्फ काफिला उनके पास है, एक बहुत बड़ा कारों का उनके पास कलेक्शन है, बल्कि अब उनको लोग उनके नाम से जानते हैं। लेकिन जिस तरह की घटना ये हुई है, उसके बाद फिर से वो सुर्खियों में है क्योंकि उन्होंने खुद को ही गोली मार ली, खुद को आत्महत्या खुद ही कर ली। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर है। आज पूरे दिन भर इस पर बहुत बात भी होती रही है, सोशल मीडिया पर भी इस पर चर्चा होती रही है। रीवा पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गुड़ विधानसभा क्षेत्र में भैरवनाथ लोक मंदिर का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की, ध्वज चढ़ाया। ये मंदिर जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि 1000 साल पुराना ये मंदिर है। तो ये प्राचीन प्रतिमा है, दर्शन आप भी कर सकते हैं। देखिए, ये प्रतिमा जो है वो इसका कितना ज्यादा महत्व है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। विभिन्न विभागों के पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर और सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय भवन के विस्तारीकरण कार्य को लेकर भूमि पूजन भी उन्होंने किया। तो गुड़ के नजदीक स्थित ग्राम खामडीह में भगवान भैरवनाथ की विशाल प्राचीन प्रतिमा स्थित है, जो कि दुर्लभ मानी जाती है। शयन मुद्रा में यहाँ पर भगवान है। ये प्रतिमा 10वीं शताब्दी के आसपास की बताई जा रही है। बरसों तक ये प्रतिमा खुले आसमान के नीचे थी, लेकिन अब इससे LED योजना के तहत इसका जीर्णोद्धार किया गया है।
मंदिर परिसर के विकास में 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत आई है। तो इसका जो महत्व है वो और ज्यादा बढ़ गया है। भैरवनाथ लोक के नाम से इसको डेवलप किया गया है। रीवा के मेडिकल कॉलेज के अंदर लगभग 750 सीट की नई निर्माण इकाइयों का भूमि पूजन 321 करोड़ से ऊपर की लागत का किया गया, जिसमें 15 अलग अलग निर्माण कार्य जुड़े गए हैं, जिसके माध्यम से भविष्य में रीवा की ये चिकित्सा सुविधा पूरे प्रदेश के लिए आदर्श बनेगी। खासकर कैंसर से लगा करके बहुत सारी गंभीरतम बीमारियों का इलाज सहजता से हो सकेगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस बार प्रदेश के 92% से ज्यादा पंजीकृत किसानों ने अपना धान सोसाइटियों में बेचा है, लेकिन पिछली बार की तुलना में धान खरीदी कम हुई है। क्या है इसके पीछे की वजह? क्यों धान खरीदी पर गरमाई है प्रदेश में सियासत? क्या कहते हैं इसको लेकर जिम्मेदार और जानकार? देखिए इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी पूरी कर ली गई है। इस साल पिछली बार की तुलना में ज्यादा किसानों ने धान बेचा, लेकिन कुल धान खरीदी पिछली बार से कम हुई है। अनुमान है कि अंतिम आंकड़ा लगभग 130 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचेगा। कम खरीदी के पीछे सबसे बड़ी वजह अवैध रूप से आने वाले धान पर सख्ती रही है। मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी भी अवैध धान खपाने के मामलों की निगरानी कर रहे थे। खाद्य सचिव रीना बाबा साहब कंगाले स्वयं पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग करती हुई नजर आई। यही वजह है कि महासमुंद, बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कवर्धा जैसे सीमावर्ती जिलों में बम्पर धान पकड़ाया है। 3140 केस बने और 155 वाहनों की जब्ती भी की गई। दूसरी ओर वास्तविक किसानों के खाते में अब तक 30,000 करोड़ से ज्यादा की राशि आ चुकी है। बोनस के रूप में अभी 11,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि किसानों को और प्राप्त होगी। हालांकि धान खरीदी पर सियासत भी कम नहीं है। 15 नवंबर से 31 जनवरी तक के धान का खरीदी के काम किए हैं। आज 31 जनवरी है और आज 31 जनवरी अभी तक का जो हमारे पास रिपोर्ट आया है उसमें धान बेचने वाले किसानों की संख्या है 25,11,000 और कुल रकबा है 31.31 लाख हेक्टेयर। इतने हेक्टेयर है और अभी तक का जो मेरे पास रिपोर्ट आया है, आज 31 तारीख है, आज अंतिम दिवस है। आज भी लाखों किसानों का धान खरीदा नहीं गया है। ना पंजीयन हुआ, ना टोकन कटा। जिसका टोकन कटा उसका धान खरीदी नहीं हुआ है। मतलब कुल मिलाकर ये सरकार किसानों का धान खरीदना नहीं चाहती। छत्तीसगढ़ में धान और किसान पर सियासत का लाभ बिचौलिए उठाते रहे हैं। हर बार सरकारी खजाने को अवैध धान की वजह से बड़ा नुकसान होता रहा। इस बार सरकार ने सख्ती दिखाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना एक बार फिर से सियासत के केंद्र में है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद पीएम आवास को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर से एक बार तेज हो गया है। भाजपा जहां पिछली सरकार पर आवास के नाम पर धोखा देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इन दावों को झूठा करार देते हुए खुले तौर पर चुनौती दे दी है। आखिर पीएम आवास पर सियासत क्यों गर्मा गई है और किसके दावे में कितनी सच्चाई है? देखिए इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हुई। प्रदेश में आवास निर्माण का काम शुरू हुआ। अब एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान के छत्तीसगढ़ पहुंचते ही पीएम आवासों को लेकर बहस छिड़ गई है। शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर पिछली सरकार पर आवास के नाम पर धोखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई है। जो आवास पिछली सरकार खा गई थी उसका निर्माण शुरू कराया गया। आज लोगों को आवास मिलने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर पीएम आवास को लेकर शिवराज के बयान को कांग्रेस ने फिर से झूठा करार दिया है। इतना ही नहीं, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दी है। दीपक बैज ने कहा कि अपनी सरकार में साल 2023 के बाद कितने पीएम आवास आपने स्वीकृत किए हैं,
इसकी लिस्ट जारी कर दे। दरअसल पीएम आवास को लेकर प्रदेश में लंबे समय से सियासत चल रही है। अब इस मुद्दे पर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद दोनों ही सियासी दल आमने सामने नजर आ रहे हैं। 18 लाख आवास जो भूपेश बघेल जी की सरकार खा गई थी यहाँ की जनता की, वो 18 लाख आवास एक साथ छत्तीसगढ़ को पिछले 2 वर्षों में दिए हैं। उनमें तेजी से उनके निर्माण का काम चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान दावे के साथ अगर कह रहे हैं तो सरकार अपनी लिस्ट जारी करे कि 2023 के बाद उन्होंने कितने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति उन्होंने किया है। नए आवास 2023 के बाद अपनी सरकार में कितने नए आवास स्वीकृति किए, उसको लिस्ट जारी कर दे, ताकि छत्तीसगढ़ को जनता को भी तो पता चले कि डबल इंजन की सरकार में काम कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास के मुद्दे पर सियासत नई नहीं है। इस मुद्दे पर प्रदेश में सड़क से लेकर सदन तक जमकर राजनीति भी देखने को मिली। अब भी पीएम आवास को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस की चुनौती भाजपा स्वीकार करती है या नहीं। अगर भाजपा चुनौती स्वीकार करती है तो सियासी तौर पर पीएम आवास के मुद्दे पर किसकी जीत होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। दिल्ली में हुई बैठक के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जिला संगठन में बम्पर नियुक्तियां की है। सबसे ज्यादा नियुक्ति पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में की गई है। क्या है इसके मायने, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश कांग्रेस में ताबड़तोड़ नियुक्तियां, कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की ज्यादा चर्चा। दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई बैठक के बाद एमपी कांग्रेस में ताबड़तोड़ नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो गया है। जीतू पटवारी के निर्देश पर एमपी कांग्रेस के संगठन प्रभारी डॉक्टर संजय कामले ने जिलों में नियुक्तियां की है। जो लगातार हमारे जिलाध्यक्ष बने हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं, अभी पंचायत कमेटियां बन रही हैं, वार्ड कमेटी बनेगी। हम 2028 की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में हर जो हमारा विभाग है, हमारे विंग है, वो भी मजबूती के साथ अपने नई नियुक्तियां करेंगे। और नियुक्तियां जितनी भी हो रही हैं, हर जिले में कार्यकारिणी बन रही है। कांग्रेस की इन नियुक्तियों में खास बात यह भी है कि उसमें कई जाति समूहों का ध्यान रखा गया है। ऐसा लगता है कि पार्टी ने इन जाति समूहों के बीच मजबूत संबंध बनाने की कोशिश की है। नियुक्तियों पर बीजेपी क्या सोचती है, उसे भी सुन लीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरी तरह समाप्त हो गया है। ऐसे में मध्य प्रदेश के निर्णय भी दिल्ली से लिए जा रहे हैं। दिल्ली से फटकार लगी तो फटाफट नियुक्तियां की गई और नियुक्तियां भी ऐसी कि महामंत्री 100 उपाध्यक्ष 50-50। तो कांग्रेस पार्टी में ना पार्टी के संविधान का पालन हो रहा है, ना पद की गरिमा रखी जा रही है। कई राजनीतिक विश्लेषक इन नियुक्तियों में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का दबदबा मान रहे हैं। कई विश्लेषक इसे दिल्ली में हुई बैठक से भी जोड़ रहे हैं। जो भी हो, कांग्रेस को जमीनी बदलाव की जरूरत तो है ही, तभी मजबूती से वह खड़ी हो पाएगी। भोपाल से INS 24/7 के लिए अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी फिर से चर्चाओं में। कांग्रेस को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गंभीर टिप्पणी की है। शिवराज ने क्या कहा और क्यों कहा है और इसकी वजह से सियासी क्यों उस पर बवाल मचा है, क्या इसके मायने निकाले जा रहे हैं, शिवराज के बयान पर क्या कहते हैं कांग्रेस के नेता, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज के बीच चल रही है कुर्सी की लड़ाई? क्या काका और बाबा के बाद भूपेश बनाम बैज के बीच छिड़ चुकी है जंग? सवाल हम नहीं उठा रहे। इस बार कांग्रेस में अंतर कलह की बात कही है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने पीसीसी चीफ दीपक बैज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बीच मतभेद की बात तो कही, साथ ही कांग्रेस की अंदरूनी कलह में कार्यकर्ताओं के पीसने की बात भी कह डाली। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन गुटबाजी
और वरिष्ठ नेताओं में अंतर्कलह इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है। इधर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव के बीच मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है सब जानते हैं। छत्तीसगढ़ में अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल समेत वरिष्ठ विधायकों को कैसे उपेक्षित किया जा रहा है ये सब जानते हैं। भाजपा को किसानों की चिंता करनी चाहिए, कांग्रेस की नहीं। कांग्रेस का काम सरकार के हर अच्छे काम का विरोध करना है और आपस में लड़ना है। पहले काका बाबा लड़ते थे, अब अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता पिस रहा है बेचारा, उस पर क्या मैं टिप्पणी करूं। मध्य प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह के बीच में क्या चल रहा है ये पूरे जग जाहिर है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आपस में, चाहे बृजमोहन अग्रवाल जी की बात करें, चाहे अमर अग्रवाल जी की बात करें, चाहे अजय चंद्राकर जी की बात करें, इन लोग साथ क्या बर्ताव कर रही है वो सबको पता है। शिवराज सिंह चौहान जी अगर शायद किसानों का धान खरीदने को लेकर छत्तीसगढ़ में बात करते तो शायद किसानों का भला होता, लेकिन उन्हें किसानों की चिंता नहीं है, उन्हें कांग्रेस की चिंता है। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल मिशन 2028 के लिए सियासी दांवपेच लगा रहे हैं। कांग्रेस जहां संगठन को मजबूत कर विपक्ष के रूप में धार तेज करने की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं भाजपा इसे कांग्रेस के भीतर अंतर्कलह और गुटबाजी के हथियार से कुंद करने की कोशिश में है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ।